नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार। पूरनचंद लाल बनाए गए हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। किशोर चंद्र भट्ट बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। रविंद्र सिंह पुत्र को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वहीं दलबीर सिंह दान को बनाया गया है सीएम का कोऑर्डिनेटर। राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। कोऑर्डिनेटर के पद पर आनंद मोहन रतूड़ी को किया गया है नियुक्त। बड़ी और अहम जानकारी, राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। तो वहीं पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार। बड़ी और अहम जानकारी, पूरनचंद लाल को बनाया गया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। साथ ही किशोर चंद्र भट्ट बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। दलबीर सिंह दान को बनाया गया है सीएम का कोऑर्डिनेटर। राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार। तो वहीं पूरनचंद लाल बनाए गए हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। किशोर चंद्र भट्ट बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। दलबीर सिंह दान को बनाया गया है सीएम का कोऑर्डिनेटर। राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। उत्तराखंड से बड़ी और अहम जानकारी, प्रशासनिक फेरबदल में क्या कुछ हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं कि पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम धामी के सलाहकार। तो वहीं पूरनचंद लाल बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। किशोर चंद्र भट्ट बनाए गए हैं जनसंपर्क अधिकारी। दलबीर सिंह दान को बनाया गया है सीएम का कोऑर्डिनेटर। तो वहीं राजू सिंह को दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। बड़ी और अहम जानकारी, क्या कुछ प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उत्तराखंड में हम आपको दिखा रहे हैं कि पीयूष अग्रवाल बनाए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह से प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है उत्तराखंड में? देखिए, नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने टीम में लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं जी। और शासन में किस तरह से विकास के कार्यों को तेजी से बढ़ाया जाए, किस तरह से सरकार की योजनाओं को जमीन से धरातल पर उतारा जाए और किस तरह से उसका प्रचार प्रसार हो, उसको देखते हुए लगातार फेरबदल कर रहे हैं और नई नियुक्ति भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से IAS IPS की नियुक्ति मतलब ट्रांसफर हुए, उसके बाद कल जिस तरह से 7 जो है नियुक्ति उन्होंने की है जी, खास करके कोऑर्डिनेटर की उन्होंने नियुक्ति की है, सलाहकार की नियुक्ति की है, PRO की नियुक्ति की है, मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है। तो कहीं ना कहीं उनका अपने टीम को बढ़ा रहे हैं और अपने कामकाज को किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, उसी मकसद से ये नियुक्ति की गई जी। जी प्रवीण जी, और आगे भी क्या कुछ ऐसा बदलाव देखा जाएगा और इसके पीछे का कोई मुख्य कारण? देखिए, चूंकि नए मुख्यमंत्री हैं और जब नए मुख्यमंत्री होते हैं या नए लोग आते हैं तो अपनी टीम बनाते हैं ताकि स्मूथली काम को किया जा सके। और चूंकि 2022 में चुनाव है तो उससे पहले किस तरह से तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इस लिहाज से अपनी टीम को मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हैं और 2022 के मद्देनजर तमाम चीजें हो रही है जी प्रवीण जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर देहरादून से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है। राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, प्रीतम सिंह ने कहा। वहीं अगर कोई आना चाहता है तो इसके लिए फैसला लिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, उमेश शर्मा को कांग्रेस का न्योता आया है। अगर कोई आना चाहता है तो उसके साथ होने की वजह से उमेश से होती है मेरी बात। प्रीतम सिंह का न्योता देखने को मिला है। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उमेश शर्मा को कांग्रेस का न्योता दिया है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर बड़ा बयान आया है। राजनीतिक पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान उमेश के लिए सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। हाँ, नहीं देखिए, पुराने नए का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। जब वक्त आएगा तो
तो हर चीज आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सर को बातचीत हुई है इस चीज में, बात हुई है, ऐसे होती है। देखिए तो एक बात सुनिए, हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा बात होती है, हमेशा संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन जो बात होगी वो आपके सामने। सर क्या मानते हैं गलत है जिस तरीके से विधायक और कार्यकर्ता बताया जा रहा है वहाँ पे इस तरीके की स्थिति है और आपके किसके अरे भाई, हमारा तो सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। हम हमारा कब आपने हार्ड कॉर्नर देखा? हम तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और सॉफ्ट कॉर्नर के प्रति किसके प्रति? रायपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा उर्फ काऊ दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर अब वापस देहरादून आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 4 साल से अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था और परेशान किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी बातें आलाकमान के सामने रख दी हैं। अब फैसला आलाकमान के हाथों में। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही उमेश शर्मा व बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के बीच सार्वजनिक रूप से तू-तू मैं हुआ था। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। जाना का मतलब अपने परिवार से मिलना कोई नीचे कर लो यार, नीचे करा लो भाई साहब। नहीं, आपने कहा कि पार्टी की रणनीति आपका जो की शिकायतें आपसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी लोग हैं। उनका जो निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। अगर बात नहीं मानी तो क्या अपने संगठन में चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा मेरे साथी कहाँ करो ये पीछे कहाँ हो रहा है? कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। सर दर्द है क्या? आपका दर्द क्या है इसमें? क्या आप सब जानते हो? 5 साल करो यार भाई, पिछला चुनाव जब मैं लड़ा एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हो, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। सर कल नहीं, संवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले कुछ चीजें जो जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इस समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए, हमें जो है हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में कार्यशाला आयोजित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कई मंत्री, विधायक, नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल हुए। स्वास्थ्य संवाद 2021 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 15 दिसंबर तक पूरे राज्यवासियों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर युवाओं से अवैध वसूली की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्हें भी बाल विकास कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिक कोटे से चौकीदार की नौकरी के लिए 25,000 रुपए की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए अकाउंट में जमा कराई गई और उसके बाद उनकी बिना जांच पड़ताल किए ही आउटर सोर्स कंपनी ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते हुए चमावत में उन्हें पोस्टिंग भी दे दी।
कर्नल कोठियाल ने अमर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग वी के मिश्रा से मुलाकात कर पूरा प्रकरण समझाते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और कहा कि आपके विभाग द्वारा चयनित आउटसोर्स कंपनी ने मेरी बिना जांच पड़ताल की और पैसे लेकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी। कर्नल कोठियाल ने कहा कि जिस कंपनी ने उन्हें नौकरी दी है वो कंपनी लखनऊ की है और सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए उनसे निर्मला सिंह सेवा समिति के अकाउंट में 25,000 डालने को कहा गया, लेकिन ये एनजीओ और एक्सवायर कंपनी दोनों का मालिक एक ही व्यक्ति अजय प्रताप सिंह है। इतना बड़ा खेल प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि जनता के लिए चौकीदार की भूमिका निभाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। उनके पास लाइसेंस बंदूक भी है जिसे वो अपनी ड्यूटी में सुरक्षा के लिए साथ रखेंगे। जब से मैंने फौज छोड़ी मैं बेरोजगार घूम रहा था, आज मेरे को इन्होंने रोजगार दे दिया है। मेरे को एक रिक्वेस्ट पे ड्यूटी मिल गई है, कर्नल बन गया है चौकीदार और मेरे को मिली है चंपावत में विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड के उसमें है, उसमें 8,445 रुपये की नौकरी। अब मैं नौकरी जब ज्वाइन करूँगा तो मेरे को फ़ायदा हो गया है। पहले तो मेरे को पेंशन मिलती थी, अब ये 8,500 रुपये और मिल रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन सर ये नौकरी किस बेस पे मिली आपको, क्या कुछ सजा है क्यों? क्योंकि यही बताया जा रहा है जो कोई कंपनी है वो 25,000 रुपये लेती है। क्या है कि जिस इशू से हम लड़ने आए थे आर्मी छोड़ करके, वो था कि कैसे हम उत्तराखंड को एक अच्छा सा शेप दे सके। आज मेरे को ज़रूरत है उस शेप को देने के लिए युवाओं को अपने साथ में रखने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिन युवाओं के अंदर जानकारी होनी चाहिए, जिन युवाओं के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आज वो डिमोटिवेट हो रखे हैं क्योंकि उनको कई रोजगार के साधन, कई किसी तरीके के साधन नहीं मिल पाते हैं। आज ये समझा जाता है कि पहले एक युवा फौज में कर्नल बने तब जाकर के उसे चौकीदार तक की भी नौकरी तभी मिल सकती है। अब इसमें क्या होता है, ये ना एक तरीका है और मेरा भी मकसद है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तो है नहीं कि चौकीदार की नौकरी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि वाकई में सरकार किस तरीके से चला रही है अपने तंत्र को। वो कह रही है कि कहीं पे भी नौकरी डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करती है, आउटसोर्स करती है किसी एक एजेंसी को, जो एजेंसी मैन पावर प्रोवाइड करती है। तो मैंने जो अप्लाई करा वो करा इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल रखा है कि अगर किसी को नौकरी पे रखा जाएगा तो कुछ पैमाने होते हैं, उन पैमानों को चेक करा जाएगा और चेक करने के बाद में उसके बाद में नौकरी पे रखा जाएगा। जैसे नौकरी हो गई किसी की क्लर्क की, किसी की हो गई कंप्यूटर ऑपरेटर की, किसी की हो गई गाड़ी ड्राइवर, किसी की चौकीदार की, किसी चपड़ासी की, पियोन की। अब मैंने जब अप्लाई करा तो मेरे से उन्होंने बोला कि कुछ पैसे भी लगेंगे, लेकिन सीधा पैसे लेने का तरीका क्या है कि इसे ना रिश्वत नहीं बोलेंगे, इसे चोरी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डोनेशन। तो एक एजेंसी है उसके नाम पे डोनेशन करा जाता है। तो जब हमने वो डोनेशन दिया 25,000 रुपये का, भाई ये 25,000 का हमने डोनेशन दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम है, इस संस्था का नाम है लेट श्रीमती निर्मला सिंह जी सेवा समिति। जब ये 25,000 का मेरा ये ट्रांजैक्शन है, जब ये दिया तो उसके बाद में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर किस बेसिस पे आया, मेरी इंटर की एक मार्कशीट लगी और उसके बाद में मेरे को एक कॉल लेटर मिल गया चंपावत में ज्वाइन करने के। अब जब मैंने ये मांगा कि वाकई में सही है, ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड एजेंसी है, तो उन्होंने दोनों के दोनों डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी जो है उसने दोनों डिपार्टमेंट को जो कि सरकारी है, एक देहरादून में और एक चंपावत में, उनको मेल कर दिया और मेरे को कॉपी भेज दी और मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब क्या होता है, ये जो 25,000 जो हमने दिए पैसे, ये पैसे इसलिए लिए गए कि मेरे को नौकरी मिले। और ये जो संस्था है, ये जो निर्मला सिंह जी सेवा समिति, इसके जो संस्थापक हैं और ए स्क्वायर कंपनी है, दोनों के जो संस्थापक हैं दोनों एक ही आदमी है। इनके प्रेसिडेंट हैं श्री अजय प्रताप सिंह, मेंबर है अनुश्री वर्मा और दूसरे मेंबर हैं प्रज्ञा सिन्हा। अगर इस तरीके से ओपनली धंधा चल रहा है, अगर इस तरीके से अजय कोठियाल जैसे आदमी को, जिसे सब पहचानते हैं, उसके बाद नौकरी ली है, लगता है कि आज ना उत्तराखंड का तो भविष्य खत्म हो गया है। अगर सरकार इस तरीके से एक तरफ तो बोल रही है कि हम नौकरी दिलाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, और ये घोटाले बना रही है और इसको तरतीबवार आंख बंद करके कर रही है, तो मैं तो इस चीज़ के लिए आज से युवाओं के रोजगारी के लिए
कसम लेता हूँ कि मैं उनका चौकीदार हूँ और मैं 100% हर किसी को कहीं ना कहीं रोजगार का जरिया बनाने का तरीका बनाऊंगा। कुछ नहीं, एक मेरे से एक हमने 12वीं क्लास का अपना वो दिया था सर्टिफिकेट ना, इंटरव्यू हुआ। RFP में दे रखा है कि हर एक की नियुक्ति का तरीका होता है ना, कि ड्राइवर होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का मोटर हैवी व्हीकल का वो होना चाहिए, चौकीदार है तो कम से कम उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए, ये तो देख ही नहीं पाएगा चौकीदारी कैसे करेगा। पटेल साहब ये बताएं कि आप अंदर गए, तो वो सब कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ। हाँ बताइए। आप अंदर गए, हमने देखा कि आपके हाथों में पेपर था, हाथ में मिठाई का डब्बा था, लगातार वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अजय कोटियाल जो है वो आने वाले समय में गांधीगिरी के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप गांधीगिरी बोलोगे, उत्तराखंड का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसे गांधीगिरी बोलेंगे आज हम? अगर हम इन ऐसे शब्दों में फंसे रहेंगे तो कर्नल अजय कोटियाल जो एक्सपीरियंस लेके आ रखा है इंडियन आर्मी से और जो रिजाइन कर मतलब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ रखा है, वो कैसे करेगा लड़ाई? ये गांधीगिरी है? आज तो मेरे को लगता है कि घूसागिरी होना चाहिए। अगर ये है, मेरे सर्वाइवल का सवाल है, मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या हो गया कि सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जज्बे से देखते हैं मेरे को। इन्होंने केदारनाथ बनाया जिसकी वजह से मैं हीरो हो रखा हूँ। आज मैं गांधीगिरी करूँगा? मैंने केदारनाथ अगर गांधीगिरी से करा है तो ये काम भी गांधी उसी तरीके से हो। कोटियाल साहब, एक ही कंपनी अभी तो एस्कार का नाम है, ऐसी कई आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसमें युवाओं को शोषण सीधे सीधे किया जा रहा है। ये तो एक मामला है, आगे क्या करने वाले, क्योंकि बड़ा सवाल है ये। सारी कंपनियों को आउट होना चाहिए। हम तो ये केस इसका थोड़ी है, इसके बाद ऐसे 5 और केस चल रहे हैं, अब हम सबके आएंगे। लेकिन बेरोजगारी पे तो अब हमारा मुद्दा जो था उसको मेरी समझ में आया कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है। मेरे को ये लगता था कि शायद यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और उसकी वजह से बेरोजगारी होगी, या तो उल्टा चक्कर है, या तो कोई सिस्टम बना करके और वो लेन देन करके वो करा जाता है तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ये कहाँ से लाएगा 25,000 रुपये देने के लिए? मैं तो चलो एक पेंशन वाला आदमी हूँ, मैंने तो दे दिए 25,000, ये कहाँ से लेकर के आएगा? पता जरा कितना। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर सुनवाई भी अंदर नहीं हुई, आप तो गए अंदर, आपने बोला कि अधिकारियों को तमाम ये डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके बाद सुनवाई नहीं है, तो आगे क्या ऐसा रहेगा कि इनके साथ ऐसा भ्रष्टाचार न हो और ये इसका जैसी कंपनियां बंद कब होंगी? ये बड़ी बात है, सचिवालय ने तो मना कर दिया। मतलब मैं कभी इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अगर अपनी मौत का अपने मरने का सवाल आ जाएगा तो आमरण अनशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें करना पड़ेगा। अगर अपने को सर्वाइव करने के लिए तो फिर वो कोई इसमें बुराई नहीं है, वो करा जाएगा। ठीक है, आपसे भी सुन लेते हैं। श्रीनगर में पिछले कई दिनों से बिजली में कटौती की जा रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। बिजली की लुकाछिपी की वजह से लोगों के व्यवसाय और रोज के कामों में प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ बिजली के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कटौती नहीं की जाएगी, पर दूसरी ओर कटौती सबके सिरदर्द बनी हुई है। 2 महीने से कभी भी बिजली चली जाती है, जिससे लोगों में विभाग के खिलाफ गुस्सा है, जबकि विभाग के SDO का कहना है कि जबरदस्ती लाइट नहीं काटी जाती है, कहीं फॉल्ट आता है तो कभी बिजली काटनी पड़ती है। फिर भी अगर लोगों की शिकायत है तो उसका जल्द दूर किया जाएगा। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।